Hello everyone. Today we have to start one important chapter of class 7, water, a precious resource. ये प्रीसियस रिसोर्स है इसीलिए क्योंकि विदाउट वाटर आवर एग्जिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग को बेसिकली देखना क्या क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट मीन्स सोर्सेस में, जैसे ओशियन, सीज और लेक्स, पॉन्ड्स एंड ग्लेशियर्स, ये सारा में कैसा कैसा डिस्ट्रीब्यूशंस है और क्यों हम लोग इसको प्रीसियस रिसोर्स बोल रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग बेसिकली अगर जानते भी होंगे तो 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर. 71%, 29% लैंड एरिया है जिसमें और भी सारा लोकेशंस आ जाता है, बट 71% जिसमें वाटर है, उसके बावजूद भी ये प्रीसियस रिसोर्स है. और क्यों ये प्रीसियस रिसोर्स है, ये पार्ट को हम लोग को समझना पड़ेगा. नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे वाटर साइकिल कैसे, मीन्स वाटर एक साइकिल में मीन्स मूव करते रहता है, मीन्स फ्रॉम ओशियन टू क्लाउड, क्लाउड फॉर्मेशन टू प्रिसिपिटेशन एंड प्रिसिपिटेशन आफ्टर दैट इनफिल्ट्रेशन, मीन्स वाटर सीप्स हो जाता है ग्राउंड के अंदर, मीन्स जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से फिर से वो एक साइकिल में चला. तो ये वाला पार्ट को हम लोग वाटर साइकिल में हम लोग को देखना है. नेक्स्ट हम लोग का जो मेन पार्ट है वो वाटर टेबल, मीन्स जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कहाँ पे है और उसको एनालिसिस हम लोग को करना है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इस चैप्टर का रहेगा वो स्कार्सिटी ऑफ वाटर, जो अभी जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि ये प्रीसियस रिसोर्स है, तो ये स्कार्सिटी ऑफ वाटर के बारे में हम लोग को इन डिटेल में देखना है और उसका प्रिवेंशन एज वेल एज कुछ केस स्टडीज़ भी हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे कुछ सिटीज़ या फिर कोई लोकेशंस पे वाटर स्कार्सिटी था तो उसको कैसे ओवरकम कर लिया गया इन कमिंग ईयर्स. तो ये सब पार्ट को हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन कमिंग फ्यूचर हम लोग का जो प्रॉब्लम है वो पॉल्यूशन इन एयर एंड पॉल्यूशन इन वाटर, ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम इन कमिंग ईयर्स. अगर अभी के जनरेशन के जो लोग हैं, जो अभी क्लास 7th में आप लोग जो पढ़ रहे हैं, आपके लिए आने वाला 10 से 20 साल के मीन्स टाइम में आपके लिए पॉल्यूशन इन एयर एंड पॉल्यूशन इन वाटर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसर्न होगा. ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग उस मीन्स थिंकिंग के अनुसार भी इसको देखेंगे थोड़ा. ठीक है, तो ये एक स्टार्टिंग चैप्टर भी होगा और हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. तो सबसे पहले हम तो जस्ट अभी स्टार्टिंग में ही पहले ही बोले थे कि वेयर इज़ ऑल द वाटर, मीन्स अगर आप बोले 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर, तो उसमें से सारा का सारा पानी है कहाँ. तो ये पानी अगर आप देखिएगा गौर से तो 97.4% आपका सॉल्ट वाटर है. 97.4% जो आपका वाटर है पूरा ओवरऑल, उसका 97.4% आपका सॉल्ट वाटर है. तो ये वाटर तो आपका फ्रेश वाटर हुआ ही नहीं. हम लोग तो इसको फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन डायरेक्ट तो है ही नहीं. तो यही रीज़न है कि वाटर प्रीसियस रिसोर्स है. हम लोग का जो मेजर सोर्स है मीन्स पानी आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट में, एकदम नो डाउट वाटर जो है उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है, बट उसमें से फ्रेश वाटर कितना है, तो फ्रेश वाटर मात्र 2.6% है. आप देख रहे हैं, अगर फ्रेश वाटर आप देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ 2.6% है और 97.4% आपका सॉल्ट वाटर जो ओशियंस एंड सीज में है. तो ये वाटर को तो हम लोग डायरेक्ट कंजप्शन कर नहीं सकते. तो ये जो इतना कम अमाउंट में यही है हमारे पास फ्रेश वाटर. इसमें से भी मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका ग्लेशियर्स में, जो आपका सॉलिड फॉर्म में है. तो अगर आप फॉर्म्स ऑफ वाटर को भी देखिएगा तो वो तीनों फॉर्म में है वाटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस. गैस के फॉर्म में वाटर वेपर जो क्लाउड का फॉर्मेशन कर रहा है, सॉलिड के फॉर्म में स्नो जो ग्लेशियर्स जोन में और माउंटेन का हाइट्स पे जो है, एंड लिक्विड जो मोस्ट ऑफ दी वाटर आपका लिक्विड ही के फॉर्म में, लेक्स, पॉन्ड्स, ओशियन, सीज, ये सारे जगह पे आप देख सकते हैं. तो ये जो फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी है उसमें भी आप देखिए 72.5% फ्रोजन है. आप सोच लीजिए 72.5% फ्रोजन है सॉलिड फॉर्म में. इसको भी हम लोग डायरेक्ट यूज कर नहीं सकते ह्यूमन कंजप्शन के लिए, हमको इसको प्रोसेस करना पड़ेगा. यहाँ भी हम 97.4% जो सॉल्ट वाटर है इसको भी हमको प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाके वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए डायरेक्ट एप्लीकेबल होगा.
तो वो प्रोसेस में हम लोग को मॉनिटरी मीन्स ऐसे तो प्रोसेस होगा नहीं, अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोसेस होगा तो वो प्रोसेस मॉनिटरी सस्ता भी तो होना चाहिए, तभी ना हम उस प्रोसेस को करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट पानी मिल जाए फ्रेश वाटर और एक आपको सॉल्ट वाटर को प्रोसेस करके उसको फ्रेश वाटर बनाना पड़े, तो दोनों में तो बहुत डिफरेंस है, दोनों में तो बहुत डिफरेंस है। तो इस चीज़ को भी हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो 2.6% आपका फ्रेश वाटर है जो बहुत कम है, 97.4% आपका सॉल्ट वाटर है। इस 2.6% फ्रेश वाटर में भी 72.5% फ्रोजन है जो ग्लेशियर्स में। तो आपके पास बचा कितना, मात्र आपका 0.30% फ्रेश है और 28.15% आपका ग्राउंड वाटर है। अब ये ग्राउंड वाटर को तो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ट्यूबवेल्स, हैंडपम्प के थ्रू, और ये सरफेस वाटर को डायरेक्टली हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वाया लेक्स और पॉन्ड्स और आपका रिवर्स, इसके थ्रू। तो ये वाला पार्ट तो हर जगह पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब ग्राउंड वाटर के साथ भी प्रॉब्लम ये है कि आपका ग्राउंड वाटर का लेवल कहाँ पे है, मीन्स आपका कितना नीचे डिग करना होगा डीप कि आपको ग्राउंड वाटर मिलेगा। तो ये सब जो सिचुएशन है इस चैप्टर में हम लोग को देखना है। तो आप देख सकते हैं कि वाटर हमारे पास बहुत अमाउंट में है, नो डाउट, बट जो फ्रेश वाटर है और जो ईजिली अवेलेबल है वो बहुत ही कम है। मीन्स 2.6% का भी 28.15% आपका ग्राउंड वाटर है और 0.30% आपका सरफेस वाटर है, अदरवाइज आपका सब फ्रोजन फॉर्म में। तो इस चीज़ को हम लोग को माइंड में रखना है, इसी रीजन से वाटर प्रीसियस रिसोर्स है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, इस पार्ट को आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज़रूरी भी है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लोबल रिस्क इम्पैक्टिंग ह्यूमैनिटी। अगर ह्यूमैनिटी मीन्स ह्यूमन काइंड को जो थ्रेट है, सबसे ज़्यादा जो थ्रेट है उसमें से फर्स्ट है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। सपोज हम लोग परमाणु क्रिएट कर लिए, हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब क्रिएट कर लिए, आजकल केमिकल वॉर भी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये सारा जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है ये सबसे पहला रिस्क है ह्यूमैनिटी के लिए। नेक्स्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज टोर्नाडो, साइक्लोन्स, आजकल आप देख रहे होंगे कि साइक्लोन्स लगातार बढ़ते जा रहा है, टोर्नाडो, अर्थक्वेक, ये सारा जो है फ्लड, ये एकदम मोस्ट फ्रीक्वेंट हो जा रहा है क्योंकि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग अपने आप में इतना ज़्यादा चेंज ही कर रहे हैं वेदर कंडीशंस को, और वो ह्यूमन फैक्टर्स के कारण भी ये वेदर इवेंट्स टू फ्रीक्वेंट होते जा रहा है। एंड थर्ड इज वाटर क्राइसिस। आप देख रहे हैं कि थर्ड मोस्ट ग्लोबल रिस्क में वाटर क्राइसिस है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होगा वाटर क्राइसिस। आप अभी भी देखें कि फ्रेश वाटर कितना कम अमाउंट में, ठीक है। उसके बाद फ्रेश वाटर जो कम अमाउंट में, उसमें से अगर आप देखिएगा तो 30%, जो 2.6% फ्रेश वाटर था उसमें से 30% फ्रेश वाटर जो है वो डायरेक्ट अवेलेबल है। उसमें भी 20 मीन्स मोस्ट ऑफ दी पार्ट तो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, उसको भी आपको डिग करके ही आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल रिस्क इम्पैक्टिंग ह्यूमैनिटी को देखिएगा तो थर्ड नंबर पे वाटर क्राइसिस है। ये दोनों तो देखिए, सेकेंड है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, इसको तो हम लोग कंट्रोल कर नहीं सकते, ठीक है। कुछ ह्यूमन बिहेवियर्स को अगर चेंज किया जाए, मीन्स जो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ये सारा चीज़, तो उससे कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। बट अर्थक्वेक हम लोग के ये में नहीं है, टोर्नाडो, साइक्लोन, ये सारा पार्ट हम लोग के मीन्स हम लोग से बाहर है, सीधा सीधा अगर बोले, ये सब नेचुरल डिजास्टर्स है। बट वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ये कंट्रोल, अगर पीस होगा कंट्रीज के बीच तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज़ नहीं होगा। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज़ नहीं होगा तो ये ह्यूमैनिटी के लिए मीन्स रिस्क धीरे धीरे कम होगा। एंड वाटर क्राइसिस ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग पे तो डिपेंड ज़रूर करता है, क्योंकि हम लोग जो जितना भी मीन्स इंडस्ट्रियल वेस्टेज कर रहे हैं, या फिर अगर आप देखा जाए कि वाटर का जो पॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए तो उससे फ्रेश वाटर डिप्लीट करते जा रहा है, जिस रीजन से मोस्ट ऑफ द पीपल के पास लैक है वाटर, जो फ्रेश वाटर का अमाउंट होना चाहिए वो धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, इस रीजन से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप ग्लोबल रिस्क में देखिए तो ये थर्ड नंबर पे है पूरा ग्लोबली, ठीक है।
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल रिस्क इम्पैक्टिंग ह्यूमैनिटी, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन फर्स्ट, ये हम लोग के कंट्रोल में। अगर कंट्रीज के बीच में पीस होगा तो ऑटोमेटिकली हम लोग वेपन्स को धीरे धीरे कम यूज़ में ले आएंगे। ऐसे भी बहुत पहले ही वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यूज़ हुआ था, अब तो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये हम लोग के कंट्रोल में नहीं है क्योंकि ये नेचुरल डिजास्टर्स में मेनली काउंट होता है। बट वाटर क्राइसिस टाइम के साथ धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। आने वाला टाइम में ऐसा ना हो जाए कि ये रिस्क 3 से 1 में पहुंच जाए। तो ये सब पार्ट को भी हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है और अभी से इस पे सोचना पड़ेगा, तब जाके ये 3 से और नीचे जाए, ना कि ऊपर। वाटर स्कैरसिटी results from insufficient available of fresh water resource to meet the human and environmental demands of given area। तो वाटर स्कैरसिटी तो है, इसमें तो आप किसी भी तरीक़ा से इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हैं। वाटर स्कैरसिटी तो है क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर एक पर्सन को एक दिन में मिलना चाहिए, जैसे अगर इसी में बोला जाए तो यूएन इस चीज़ को डिटरमाइन किया है कि एवरेज पीपल को एक दिन मीन्स और पूरा दिन के अनुसार से 50 लीटर्स पानी का रिक्वायरमेंट होता है पर पर्सन पर डे। बट उतना अमाउंट अगर नहीं मिल पा रहा है तो वाटर स्कैरसिटी तो है। अब इस वाटर स्कैरसिटी में देखिएगा मेजर सिटीज मोस्ट लाइकली टू रन आउट ड्रिंकिंग वाटर, नॉट अदर यूज। अभी तो ड्रिंकिंग वाटर का ही रन आउट ऑफ है। तो इस चीज़ में सौ पाउलो, ये आपका ब्राज़ील का सिटी है। बेंगलुरु आप देख सकते हैं इंडिया का सिटी जो सेकेंड नंबर पे है वाटर स्कैरसिटी में। ये इतना इम्पॉर्टेंट हो गया अभी कि हम लोग को इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और कैसे इसको प्रिवेंट करना, और अभी से हम लोग को इस अरेंजमेंट में चलना है कि आने वाला समय में वाटर क्राइसिस धीरे धीरे डाउन होते जाए। मीन्स अभी जो इम्पैक्ट हो रहा था उसका क्राइसिस धीरे धीरे कम होते जाए, अदरवाइज ये आने वाला टाइम में हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा वाटर साइकिल के बारे में। ये समझना ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ पे हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। जैसे अगर कुछ एरियाज़ का बात करें तो एवरेज रेनफॉल धीरे धीरे घट रहा है, तो ये सब बारे में हम लोग को पहले समझना पड़ेगा कि वाटर साइकिल है क्या। तो वाटर साइकिल एक सिंपल सा साइकिल है जिसमें आपका ओशियंस के थ्रू देखिए इवापोरेट हुआ, ठीक है, ओशियंस के थ्रू इवापोरेट हुआ और ये इवापोरेशन के कारण यहाँ पे क्या चीज़ का फॉर्मेशन किया, क्लाउड का फॉर्मेशन किया। ये जो इवापोरेशन हुआ तो ये वाटर वेपर बनाया। वाटर वेपर क्या चीज़ का फॉर्मेशन किया, क्लाउड का, ठीक है। जो आपका कंडेंसेशन भी है तो ये आपका क्लाउड्स का फॉर्मेशन किया कंडेंसेशन के बाद। और जो यहाँ पे प्लांट्स है, क्यों हम लोग बोलते हैं कि डिफॉरेस्टेशन भी आपका रेनफॉल घटाने में बहुत ज़्यादा मीन्स इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ प्लांट्स जो है वो रूट्स के थ्रू, यहाँ के सोइल्स के थ्रू वो वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहा है और ट्रांसपीरेशन के थ्रू वो वाटर वेपर यहाँ पे सराउंडिंग में रिलीज़ कर रहा है और ये वाटर वेपर भी आपका कंडेंस करके क्लाउड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये वाटर वेपर जब जैसे जैसे धीरे धीरे ऊपर चला जाता है तो वैसे वैसे कंडेंसेशन स्टार्ट करता है और वो क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। अब वो क्लाउड और कूल होगा तो रेनी क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। ये आप देख सकते हैं रेनी क्लाउड को। ये जो रेनी क्लाउड है, जब ये प्रिसिपिटेशन होता है, मीन्स ये क्लाउड जब वाटर ड्रॉपलेट में फॉर्म करता है तो ये प्रिसिपिटेशन 2 टाइप से होगा। अगर वो रेनफॉल आपका मीन्स ग्लेशियर्स जोन में हो रहा है या फिर माउंटेन जोन में तो वो आपका स्नोफॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर ही इतना कम है कि वो जो वाटर ड्रॉपलेट है फिर से स्नो में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर नॉर्मल आपका लैंड एरिया में हो रहा है तो वो वाटर ड्रॉपलेट आपका गिरेगा। तो ये आपका 2 टाइप से रेनफॉल होगा, एक स्नोफॉल एक रेनफॉल। तो ये प्रिसिपिटेशन। आफ्टर दैट ये प्रिसिपिटेशन होने के बाद आपका लेक्स और जो रिवर्स है वो फिर से उसमें पानी चला जाएगा और कुछ बोल सकते हैं सिंपली कि यहाँ पे सीपिंग होगा, जिससे फिर से यहाँ पे ग्राउंड वाटर का लेयर भरना स्टार्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं जो सीपिंग होगा अर्थ के थ्रू नीचे, तो लैंड एरिया में सीपिंग होगा पानी और वो फिर ग्राउंड वाटर को फिर से आप बोल सकते हैं कि रिचार्ज कर देगा। ठीक, तो ये प्रोसेस है। मीन्स ये फिर रिवर और लेक और ग्राउंड वाटर फिर लास्ट में जाके सी से वो मिल ही जाएगा। तो ये सी के थ्रू इवापोरेट हुआ, इवापोरेट से क्लाउड का फॉर्मेशन, क्लाउड से कंडेंसेशन, फिर प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन के बाद फिर से लेक का रिचार्ज, फिर ग्राउंड वाटर फ्लो करके फिर ओशियन।
तो आप देख सकते हैं ये साइकिल चलते रहता है। अब इस साइकिल में अगर छेड़छाड़ होगा तो वाटर साइकिल में कुछ भी, कहीं रेनफॉल कम हो रहा है तो कहीं से इवापोरेशन कम हो रहा है, तो कहीं से आपका ग्राउंड वाटर को जो रिचार्ज है वो नहीं हो पा रहा है। मीन्स रिचार्ज इन द सेंस, सपोज अगर हम पूरा जो सिटी है उसको कंक्रीट से ढक दिए, अब कंक्रीट से ढक दिए, जब रेनफॉल होगा तो नीचे पानी जाएगा तब ना ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। तो ये सब जो प्रॉब्लम है इस रीजन से आपका वाटर साइकिल में हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ को हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है और वाटर साइकिल को इन डिटेल में हम लोग को देखना भी है। तो यही एक प्रोसेस है। तो इस वाटर साइकिल में 3 स्टेप्स है सिंपल। फर्स्ट स्टेप, इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ओशियन, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स forms water vapor which goes into the air, ठीक है। trees and plants put some of this water into air as water vapor by the process of transpiration, ठीक है। evaporation of water from ocean, rivers, lake, ये तो डायरेक्ट इवापोरेशन होगा और इवापोरेशन सरफेस फिनोमेना, तो डायरेक्ट इवापोरेट कर जाएगा कहाँ से, ओशियंस, रिवर से, और वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पे ट्रांसपिरेशन, जो ट्रीज और प्लांट्स ट्रांसपिरेट करेंगे अपने रूट्स के थ्रू जो वाटर को, और लिप्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन वो हो जाएगा वाटर वेपर के फॉर्म में। ये जो वाटर वेपर है वो राइज होगा अप और वो कूल होने के साथ क्या फॉर्मेशन करेगा, क्लाउड का। तो ये कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर फॉर्म्स क्लाउड। ये कूल होने के बाद कंडेंस हुआ, कंडेंस होने के बाद क्या चीज़ का फॉर्मेशन किया, क्लाउड्स का। अब ये क्लाउड्स और ज़्यादा कूल जब होगा तो कौन सा क्लाउड बनाएगा, रेन क्लाउड। रेन क्लाउड जब ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग नॉर्मली प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। तो ये जो प्रिसिपिटेशन है, द वाटर विच फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स एज रेन और स्नो इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन, ठीक है। रेन और स्नो के फॉर्म में अगर वो प्रिसिपिटेट करेगा, मीन्स रेन और स्नो के फॉर्म में जो आपका क्या बोले जो क्लाउड है वो कन्वर्ट होगा, तो ऐसे भी क्लाउड आपका क्या बोलेंगे कंडेंस करके वो रेन क्लाउड बना चुका। अब वो प्रिसिपिटेशन होगा, मीन्स वो कन्वर्ट होगा फिर से वाटर ड्रॉपलेट में। अब सपोज वो वाटर ड्रॉपलेट आपका स्नो रीजन में गिर रहा है तो वो स्नोफॉल में हो जाएगा। जैसे ग्लेशियर रीजन में वो पहले ही से ठंडा है ना वो एरिया, तो वहाँ पे अगर वो वाटर ड्रॉपलेट गिरेगा तो पहले ही स्नो में कन्वर्ट हो जाएगा और वो स्नोफॉल बना देगा। और अगर लैंड एरिया में गिर रहा है तो कहीं पे तो वो आपका रेनफॉल होगा। तो ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन। सम ऑफ द रेन वाटर सीप्स इन द ग्राउंड, हम तो बोले ग्राउंड में सीधा सीधा वो सीप्स अंदर घुस जाएगा और वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी करेगा। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। तो आपका वाटर साइकिल में अगर देखिएगा तो मेनली 3 प्रोसेस है। फर्स्ट जो इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर वेपर का फॉर्मेशन, देन वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड, क्लाउड देन प्रिसिपिटेट्स एंड इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हुआ। देन वो इनफिल्ट्रेशन के थ्रू ग्राउंड वाटर, देन ग्राउंड वाटर से फिर से सी और ओशियंस, और फिर ये ग्राउंड वाटर तो ठीक है, और यहीं पे आपका रिवर्स में भी पानी जाएगा, वो डायरेक्टली ओशियंस में चला जाएगा, तो ये वाला पार्ट भी यहीं पे रहेगा। तो ये 3 स्टेप्स है और ये आपका वाटर साइकिल चलते रहता है। एक बात और, अगर 71% वाटर है तो वो 71% वाटर फिक्स है, ठीक है। इस चीज़ को समझना है, ऐसा नहीं है कि वाटर का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना अमाउंट ऑफ वाटर शुरू में था उतना अमाउंट ऑफ वाटर अभी भी है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो ये एक बेसिक सा वाटर साइकिल है, इसको हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से हम लोग का डिस्कस होगा कि किस किस पार्ट पे हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि जो वाटर साइकिल में प्रॉब्लम आ रहा है। कहीं एवरेज रेनफॉल घट गया, कहीं पे ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला जा रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ को डिस्कस करेंगे और वाटर साइकिल से हम लोग रिलेट ज़रूर करेंगे, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। एंड ये तो आप देख ही रहे हैं कि वाटर स्कैरसिटी, बेंगलुरु इंडिया का सेकेंड मोस्ट जो आपका ड्रिंकिंग वाटर का जिसमें रन आउट ऑफ हो गया, ठीक है, वो आपका बेंगलुरु है, ब्राज़ील का सिटी से एक नीचे। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना, ठीक है। इसके आगे हम लोग वाटर टेबल पढ़ेंगे। थैंक यू।